नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे खास बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे संवाददाता भी। मैं हूं शहला निगार। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तरी सिक्किम में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। असम में बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। राज्य में अब तक 6 की मौत। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच सफल। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की वापसी शुरू। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक को मिला व्यापक समर्थन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जुड़ रहा है नया अध्याय। श्री राम दरबार की स्थापना के लिए पूजा पाठ शुरू। 5 जून को संपन्न होगी प्राण प्रतिष्ठा। और आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल की खिताबी जंग। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स 11 होंगी आमने सामने। अयोध्या में सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। आज से राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। मंदिर परिसर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा आज से 5 जून के बीच संपन्न होगी। अनुष्ठान में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी उनमें शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, अन्नपूर्णा, शेषावतार और श्री राम दरबार प्रमुख हैं। पूरे शहर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तमाम श्रद्धालु भी भगवान श्री राम के दरबार में मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं और यहां से सुखद स्मृतियां लेकर जा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा आज से शुरू हो गई। 3 तारीख से 5 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत सारे लोग कई जगहों से आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आज कैसा माहौल। राम जी के दर्शन हुए आपके? जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए राम जी के, और बहुत सुंदर व्यवस्था भी हमारे योगी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, 2 बार हुए दर्शन और बहुत पास से देखा, और मेरी बेटी भी है तो उसने भी देखा, बहुत सुंदर लगा। बहुत ही सुंदर है। हम तो आए हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से, तो हमें जितना सुना था पेपरों में, न्यूज़ में, उससे भी बहुत सुंदर लगा। बहुत ही अच्छा काम किया है योगी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहुत शुभ लगा। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मैं तो कहूँगा श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा है। बाकी समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। आकर के शांति मिलती है और एक भाईचारे का जो संदेश है और जो व्यवस्था है बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद में जो चीज़ें हो रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 5 तारीख को, और अच्छा मौका है। ऐसे भगवान और मौका दें और अच्छा यहाँ समृद्धि आए। भगवान राम भी चाहते थे कि सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। देश दुनिया से दूर दूर से लोग आ रहे हैं भगवान राम के दरबार में। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा लोग ज़्यादा खिंचाव के साथ आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के ट्रस्ट के महासचिव, उन्होंने कहा कि भीड़ न बढ़ाएं, क्योंकि ये मंदिर के प्रांगण का कार्यक्रम है, इसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। रूटीन दर्शन लोगों के होते रहेंगे। जो रूटीन भगवान राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं वो दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपने अपने घर वापस जाएंगे। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या।
तो अयोध्या से ज्यादा जानकारी के लिए रामेंद्र सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात रामेंद्र, देखिए उत्सव का सा माहौल देखने को मिल रहा है अयोध्या में। पूरी दुनिया से श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान भी आज से शुरू हो गए हैं। शुद्धिकरण का कार्य भी चल रहा है। क्या कुछ है आज का कार्यक्रम, कब तक चलेगी ये पूजा? अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तुलसीदास जी ने लिखा है कि अयोध्या वहीं है जहाँ भगवान राम निवास करते हैं, और जहाँ भगवान राम निवास नहीं करते वो अयोध्या नहीं हो सकती, भले अयोध्या की धरा हो। तो जाहिर है कि भगवान राम का जो राजा के रूप में अभिषेक होना है वो प्रथम तल पर हो रहा है, और जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा राजा के रूप में हो जाएगी तो ये अयोध्या हो जाएगी, क्योंकि अयोध्या का जो राज है वो यहीं से संचालित किया है। और एक बात बताएं, शैव और वैष्णव दो मत हैं जो सनातन धर्म माने जाते हैं। तो शिव जी की मूर्ति की भी स्थापना वहाँ हो रही है, माँ जगदम्बा की मूर्ति की स्थापना हो रही, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हो रही, शेषावतार प्रभु लक्ष्मण की मूर्ति की स्थापना हो रही। देखिए, अब दो धर्मों का जो सार है वो ये है कि शिव को मानने वाले भी, ये समागम हो रहा है अयोध्या, जहाँ शिव को मानने वाले भी आएंगे, राम को मानने वाले भी आएंगे। कहा जाता है कि जब भगवान राम जी का जन्म हुआ था तो भगवान शिव जी यहाँ आए और उन्होंने नंदी को भरतकूप का जो जंगल था वहाँ छोड़ दिया और राम के दर्शन के लिए, और यही रम गए। तो यहाँ एक जो मंदिर है शिव जी का, वहाँ मूर्ति की तरफ मुंह न करके उल्टा मुंह करके नंदी जी खड़े, यानी शिव जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब लौट करके आए तो शिव जी की मूर्ति लगेगी। तो दोनों जो मत हैं सनातन में वो दोनों एकत्र हो रहे हैं। आज जो कल सरयू का जल लाया गया था उससे अभिषेक किया जा रहा है, मूर्तियों का जो यज्ञ हवन होना वो शुरू हो गया है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, और 5 तारीख को विधि विधान से प्रतिष्ठित की जाएंगी मूर्तियाँ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में उपस्थित रहेंगे। हाँ, ये प्रयास किया गया है कि भीड़ ना आए, ये सोच करके कि प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्योंकि मौसम भी प्रतिकूल है और यहाँ उनकी ज़रूरत शायद नहीं है। ये प्रांगण का कार्यक्रम है तो प्रांगण के लोग और पदाधिकारी इसको संचालित कर रहे हैं। सैला, बिल्कुल, ये जो 8 देवालय हैं इन्हें फूलों से सजाया गया है, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपके पीछे भी मैं देख रही हूँ लगातार श्रद्धालु जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन को बोलिए कि वो हमें पैन करके दिखाएं कि किस तरह से श्रद्धालु लगातार जा रहे हैं और किस तरह का पीछे नजारा है। देखिए, मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है वो सजाया गया है। ये प्रांगण जो मुख्य गेट है 5 तारीख को सजाया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। और रूटीन में जो जाने वाले श्रद्धालु हैं जो भगवान राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं वो श्रद्धालु यहाँ से निर्बाध रूप से जा रहे हैं और इनकी एंट्री लगातार जारी है। चूँकि आज यहाँ जो अवध का हिस्सा है तो जेठ का बड़ा मंगल माना जाता है, तो यहाँ जो हनुमान जी के पूजा के लिए लोग आ रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन के बाद भगवान राम जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो आज भीड़ बता रहे हैं लोग ज़्यादा है, हालांकि मौसम थोड़ा अनुकूल है, मौसम बादल है, तो लोगों को सहूलियत से यहाँ भगवान राम जी के और हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं और लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। सैला, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रामेंद्र, और तमाम ये ताज़ा जो जानकारी है, ताज़ा जो नज़ारे हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 5 जून को मुख्य समारोह होगा और उसके लिए तैयारियां भी बहुत खास हैं, अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं। आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रखा है दुनिया के सामने, और इनमें से कुछ प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा अब पूरी हो चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया के कई देशों में पहुंचाने के बाद आज ये प्रतिनिधिमंडल वापस आ रहे हैं। बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की आज स्वदेश वापसी हो गई है। वैजयंत पांडा के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया में पाक के आतंक के खिलाफ भारत की आवाज को बुलंद किया और आतंकवाद से निपटने के लिए इन देशों का समर्थन पाया। और इसके साथ ही साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इन देशों के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में भाग लिया और बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया के साथ ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत भी किया। इसके साथ ही डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस, लातविया, स्लोवेनिया, ग्रीस और स्पेन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद आज भारत पहुंच रहा है। प्रतिनिधिमंडल की नेता डीएमके सांसद कनिमोई चेन्नई पहुंचेंगी और वहीं अन्य सदस्य दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरेंगे।
इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के राजीव राय, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी के ब्रिजेश चौटा, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल और पूर्व राजनयिक मंजीव एस पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। तो पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे को दुनिया के सामने उजागर करने का काम किया है इन प्रतिनिधिमंडलों ने। आतंकवाद के खिलाफ भारत को सभी देशों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम और संवाददाता अक्षय डोंगरे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात अक्षय, अधिकतर देखिए बहुत सारे प्रतिनिधि मंडलों की आज वापसी हो रही है। पाकिस्तान के जो आतंक के जो चेहरा है उसको दुनिया के सामने बेनकाब करने के बाद, और अक्षय हमने देखा कि इस दौरान प्रतिनिधि मंडलों को भारत का जो रुख है उसको दुनिया का समर्थन मिलता हुआ नजर आया है। बिल्कुल शैला, आपने ठीक कहा और सुप्रभात आपको और हमारे सभी दर्शकों को भी। और जिस तरह से ये डेलीगेशन पहला वापस आया है, इनका जो काम इन्होंने किया है, आप इसको अगर बताएं अपने दर्शकों को तो वेस्ट एशिया यानी कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन और अल्जीरिया जैसे देश ये लोग गए थे। 4 देशों की इन्होंने यात्रा की और वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ की जो टॉप लीडरशिप है उनको एक तरह से ब्रीफ किया, उनको जानकारी उनको मुहैया कराई कि किस कारण से ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया, क्या पाकिस्तान का एजेंडा था, किस तरह से धार्मिक एक तरह से कम्युनल जो हार्मनी है यानी कि सौहार्द है भारत में, उसको बिगाड़ने का प्रयत्न पाकिस्तान से किया गया। और ये कभी भी एक धार्मिक मुद्दा नहीं था, हमेशा से एक पॉलिटिकल टूल की तरह पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है, चाहे उसमें हिंदू मरे या मुसलमान मरे। जिस तरह से भी भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए यानी कि अस्थिर किया जाए, वे हमेशा से पाकिस्तान की मंशा रही है और इसका जवाब भारत ने बेहद ही कैलकुलेटिव तरीके से दिया। तो आप देखेंगे जितने भी भारत ने हमले किए, किस तरह से केवल आतंकवाद के ठिकानों पर किए। भारत की कैपेबिलिटी इतनी थी कि जहां भारत चाहता वहां हमले कर सकता था, जहां चाहता वहां नुकसान कर सकता था। लेकिन हमारा जो एक तरह से रिटेलिएशन रहा, काफ़ी कैलकुलेटेड रहा, काफ़ी एक तरह से हमने तैयारी करके ये हमला किया और हमने केवल और केवल आतंकवाद को निशाना बनाया। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज एक तरह से आड़ में उनकी एक तरह से शील्ड बनकर खड़ी हो गई, उनकी सुरक्षा करने के लिए खड़ी हो गई, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन वो भी काफ़ी सीमित तौर पे उसका जवाब दिया गया। लेकिन अगर भारत चाहे तो आगे चीज़ों को लेकर जा सकता है। अगर कोई दोबारा आतंकवादी हमला होता है तो उसको और कहीं ना कहीं अक्षय, भारत की एक कूटनीतिक जीत हम कह सकते हैं। जिस तरह से अपनी बात को दुनिया के सामने रखा है और पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया है। हम जानते हैं कि बहुत सारे देश हैं जो आतंकवाद से दोचार हुए हैं और उसके दर्द को जो है झेल रहे हैं, उस दंश को सह रहे हैं, और ऐसे में वो समझ रहे हैं कि भारत कितना सही है, और ऐसे में भारत को एक व्यापक बड़े स्तर पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए, अगर भारत अपने आप में सुरक्षा कर लेगा और पूरी तरह से इन आतंकवादियों को रोकता भी है, तो जो आतंकवादी पाकिस्तान में पल रहे हैं वो मुड़कर फिर इन्हीं देशों के ऊपर हमले करेंगे, इन्हीं देशों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। और जो पॉलिटिकल ब्लैकमेल पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है वो जारी रहेगा। तो उसका अब बेड़ा एक तरह से भारत ने उठाया, आतंकवाद को निस्तानाबूद करने का। पूरे इलाके में जो रीजन है हमारा साउथ एशिया का, उसमें शांति एक तरह से पैदा हो, यहाँ पर डेवलपमेंट हो, कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे। ये लड़ाई तभी हो सकती है जब आतंकवाद खत्म हो, ये चीज़ें तभी हो सकती है जब आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान से कर दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मधुमक्खी के छत्ते की तरह बना हुआ है कि या दोस्त और दुश्मन में वो फ़र्क नहीं करता है। जब हमले करने की बात होती है, ब्लैकमेलिंग की बात होती है, या फिर पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने की बात होती है। हमने ये भी बताया कि किस तरह से जो आतंकवादी थे उनके जनाजे में पाकिस्तान के फौज के टॉप अफसर आए, तो एक तरह से पूरी मिलीभगत हमने एक्सपोज करी है। ये बहुत ज़रूरी कदम था और ये दुनिया भर में जितने भी डेलीगेशन गए हैं उन्होंने किया है। और अब धीरे धीरे सबकी वापसी भारत में बिल्कुल। होगी। अच्छा अक्षय, जब ये अब डेलीगेशंस वापस आ रहे हैं और वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है, तब अब आगे इनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, अब ये डेलीगेशन वापस आए हैं, लेकिन जो मैसेज उन्होंने वहाँ दिया था, जो मैसेज उन्होंने दिया है वो वहाँ पर अब डिस्कशन का एक केंद्र बन चुका है, डिस्कशन का एक मुद्दा बन चुका है कि किस तरह से भारत का जो रिस्पांस था, जिसको एक हमले की तरह पाकिस्तान ने दिखाने की कोशिश की और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा, उसको
डिस्ट्रॉय करने का काम इन डेलीगेशंस ने किया है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर किसी तरह से दोबारा ये हमले होते हैं तो कम से कम इन देशों को जानकारी रहेगी कि भारत क्यों रिटेलिएट कर रहा है, भारत की समस्या क्या है। तो अपनी बात आप जब तक आप एक तरह से कूटनीतिक स्तर पर नहीं करेंगे तो लोग आपको समझेंगे नहीं। उनको ज़्यादा मतलब नहीं है कि अगर भारत में हमले होते हैं, इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स चलती आई है। तो उसको हमने बता दिया है कि देखिए अगर इस इलाके में रीजन में शांति चाहिए तो आपको भी ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो भारत लड़ रहा है उसका समर्थन करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, वहीं अन्य प्रतिनिधिमंडलों की बात की जाए तो एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में मिस्र पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने काहिरा में विदेश मामलों की परिषद के साथ बैठक की है और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अल होरेया गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। बैठक के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहां हमारी बैठकें सफल हुई हैं। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। 9/11 से लेकर 26/11 तक पाकिस्तान ऐसी सभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, बहुत सफल रही। ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती बन गई है पूरे देश और दुनिया भर के लिए। 9/11 अटैक से 26/11 हमले तक और अब पहलगांव अटैक से लेकर पहले उरी पठानकोट के हमले देखे जाएं, इन सब के पीछे पाकिस्तान की धरती से फलने फूलने वाला आतंकवाद और आतंकवादी संगठन जिम्मेदार है। प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि 5 सप्ताह पहले भारत की आत्मा को ठेस पहुंची थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सप्ताह पहले पहलगाम में जो कुछ हुआ वो हम सभी के लिए एक झटका था, बिल्कुल अप्रत्याशित। The Honorable Prime Minister has sent us on a mission and we are all from various parties. I come from an opposition party, so does my learned colleague Manish Tiwari ji. He is from the Bharatiya Janata Party. So it's an all-party delegation. We haven't come here just as MPs. We have left all our political differences back home that we will argue in Parliament. But today in Egypt we have come as proud Indians who are going to rally together to fight terrorism anywhere in the world. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ब्राजील पहुंचे भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रासीलिया में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष संघीय उप फिलिप बरोज से मुलाकात की। वहीं मोनरोविया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि यही वक्त है जब सभी को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। All nations should unite together to fight against this terrorism. This terrorism does not know the boundaries, and this terrorism is not only between the two nations. This terrorism has spread beyond borders to the entire world. So we are here to sensitize. Our only motive is to sensitize the world, to sensitize the nations. If you see, in only African continent, we are covering 7 nations by different delegations. All over we are covering around 33 nations, where this message of peace and message of zero tolerance against terrorism, we are spreading it to the whole world. प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने कहा कि इस वक्त सारी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए। India is very competent in dealing with any kind of terrorist attack. But please note that terrorism is not a regional problem. And that is why, ladies and gentlemen, the time for selective response is over. This is the time when the world needs to stand tall together and needs to call out morally those nations like Pakistan that are sponsoring terrorism, which are waging proxy war against nations like India because they know that they will be defeated in conventional warfare. Please note that nations like Pakistan need to be isolated diplomatically, called out morally, and certainly need to be responded to strategically. What happened on 22nd
of April was a barbaric attack on humanity. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीटी न्यूज़। एलआईसी लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें, पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। असम में हालात भयावह बने हुए हैं। बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। IMD ने सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना। ब्रह्मपुत्र नदी नेवाटी घाट और तेजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बराक नदी छोटा बेकरा, फुलेरताल और AP घाट और BP घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। आज वो कछार और कल दीमा हसाव का दौरा करेंगे। और मणिपुर में इम्फाल पूर्व के थम्बलखुंग में भी राहत एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। असम राइफल्स, SDRF, NDRF और अग्निशमन सेवा के कर्मी बाढ़ में फंसे हुए निवासियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। तो मणिपुर में चल रहा है लगातार राहत और बचाव अभियान। लोगों को निकालकर बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य लगातार चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन राहत एजेंसियां लगातार चला रही हैं और किस प्रकार से रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन जल राहत 2 लगातार काम कर रहा है। सिक्किम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। वायुसेना का एक B-5 हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में उतार दिया गया है। पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से B-5 हेलीकॉप्टर के जरिए 23 NDRF कर्मियों की टीम चटेन भेजी गई है। NDRF टीम के पास सैटेलाइट फोन और आवश्यक आपातकालीन उपकरण भी हैं। देश भर के मौसम की बात की जाए तो समय से पहले देश में आए मानसून के चलते अधिकतर इलाकों में बरसात का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आगामी 3 दिन के लिए राजधानी दिल्ली में आंधी और बारिश की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान का मौसम भी बिगड़ सकता है। मौसम का ये बदलाव 5 जून तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी है। देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुछ एक इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं देश के कुछ इलाकों में गर्मी भी बढ़ रही है। झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अगले 2-4 दिन में तापमान में और वृद्धि की संभावना है। इसके साथ साथ समय से पहले महाराष्ट्र पहुंचे मानसून की गति में कमी आई है। महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर थम गया है। साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी के कारण उमस भरी जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में 10 से 12 जून के बाद बारिश की रफ्तार बढ़ जाएगी। और अब बात कर लेते हैं खेलों की। तो IPL का फाइनल मुकाबला आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी।
आरसीबी ने पहले क्वालिफायर में पंजाब को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जबकि पंजाब किंग्स ने दूसरे क्वालिफायर में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाने में सफल हुई है। अब जो भी टीम फाइनल मैच जीतेगी वो पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। इसी के साथ था इस बुलेटिन न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे न्यूज़ पंच। मेरी सहयोगी कृतिका के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।